वेलकम बैक स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स में गियर ड्राइव का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गियर टर्मिनोलॉजी देखा था, गियर क्या है, क्लासिफिकेशन, वेलोसिटी रेशियो सबका लगभग का हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। लॉ ऑफ गियरिंग कहता है ना कि जिस पॉइंट पे गियर, दो मेसिंग गियर जिस पॉइंट पे टच हो रहा है वहां पे दोनों गियर टूथ का, जो मेसिंग गियर टूथ है, दोनों का वेलोसिटी रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, या कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो टचिंग पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जब मेस में होता है, मतलब जब कांटेक्ट में होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए रोटेट करते रहता है, तो जो गियर कांटेक्ट में होता है तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे पहले तो दोनों टीथ का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और दूसरा अलोंग दी कॉमन टैजेंट, अलोंग दी कॉमन टैजेंट और कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी रेशियो दोनों टीथ का कांस्टेंट होना चाहिए जो गियर इन मेसिंग है। ये हम लोग को बेसिक लॉ ऑफ गियरिंग बताता है। प्रूफ कैसे होता है वो भी प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट इसका अगर देखिए तो स्टेटमेंट इसका नेक्स्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में आप लोग को हम दिखाते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द मैटिंग गियर, द पॉइंट P मस्ट बी फिक्स्ड पॉइंट फॉर टू व्हील्स। ये बोलता है आपका वेलोसिटी रेशियो। प्रूफ कैसे कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे कि प्रूफ कैसे होता है, जो एक एक करके। लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग का एक बेसिक डायग्राम है जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे दो मेसिंग गियर। ठीक है कि एक गियर, गियर टूथ टूथ का दो टूथ मेस कर रहा है एक दूसरे से गियर से, जिसमें कि सपोज दैट ये ये कोई टूथ टूथ ए है, ये वाला, और ये आपका बी है टूथ जो मेस कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है गियर ए का जो टूथ है वो इस डायरेक्शन में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब गियर ए जब क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेगा तो उसके साथ जो नेक्स्ट गियर जो मेस करेगा, जो पिनियन होगा, वो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। और जिस पॉइंट पे दोनों गियर टच करता है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों गियर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, दोनों टचिंग पॉइंट पे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे टैजेंट। ठीक है, इसको कॉमन टैजेंट बोलते हैं, जो कि गियर टू और गियर ए, या वो गियर वन या गियर बी, ठीक है, गियर ए बी या गियर वन टू के जो पिच सर्किल होता है, कहाँ पे, ये पिच पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच करता है उसको पिच पॉइंट बताए थे हम लोग जब इसका नोमेनक्लेचर या पढ़ रहे थे गियर का। तो जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उस पॉइंट पे पिच सर्किल पॉइंट पे टच होगा। तो उस पिच सर्किल से दोनों गियर पे एक एक टैजेंट खींचेंगे तो दोनों टैजेंट क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा, दोनों कंकरेंट हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल नहीं होगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, उसको हम लोग कंकरेंट बोलते हैं। दोनों टैजेंट कंकरेंट हो जाएगा तो उसी को हम लोग कॉमन टैजेंट बोलते हैं, जिसको कि लाइन टी टी से दिखाया गया है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये आपका, ये जो है ना टी टी लाइन, ठीक है, ये आपका कॉमन टैजेंट है। तो कॉमन टैजेंट कहाँ पे, पिच पॉइंट पे, पिच पॉइंट पे हम लोग कॉमन टैजेंट ले लिए।
आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे। दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, गियर ए को पहले लेते हैं, पहले गियर ए को लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी को जब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम पढ़ रहे थे तो रेक्टेंगुलर लीनियर वेलोसिटी में कैसे बदलते थे, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता था, जब कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा था, सपोज दैट इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है ये रिजिड बॉडी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी होता था जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है वहां से लाइन ड्रॉ करते थे और इस लाइन पे आप लोग परपेंडिकुलर डाल देते थे। अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करता तो इस और वेलोसिटी निकलता भी, इस तरह से निकाले थे हम लोग। ठीक है, वही चीज यहाँ पे करेंगे कि पिच पॉइंट पे दोनों का हम लोग पिच पॉइंट पे हम लोग दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे। तो पिच पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट आपका ये है, ठीक है, पिच पॉइंट आपका क्या है, ये है। तो पिच पॉइंट पे अगर गियर ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा टीथ का, तो कहाँ पे, सेंटर पे होगा, तो सेंटर से एक लाइन मिलाएंगे पिच पॉइंट पे और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कि ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये आपका V1 आ गया, वेलोसिटी ऑफ टीथ ए, ठीक है, गियर का टीथ ए का वेलोसिटी आ गया। सिमिलरली गियर बी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पिच पॉइंट तक, स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ये वाला पड़ा है V2, तो ये V2 वेलोसिटी ऑफ टीथ बी, ये जो बी टीथ था उसका वेलोसिटी निकल गया। V1 V2 क्लियर है, इतना तक क्लियर है सब लोग का। हम क्या किए कि दो मेशिंग गियर लिए, ठीक है, दो मेशिंग गियर, एक लिए ए, एक लिए गियर एक लिए गियर दो, इस पे मान लिया ये टीथ बी है और ये टीथ ए है, ठीक है। आप इस दोनों का पिच पॉइंट खोजे, पिच पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट निकाले, ठीक है, और कॉमन टेंजेंट पे एक नॉर्मल भी डाल दिए। कॉमन टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इंडेक्स और इंडेक्स जो है, इंडेक्स वाला जो लाइन ये दिख रहा है, ये आपका ये क्या है, इंडेक्स वाला लाइन दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, इतना तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वेलोसिटी निकालेंगे दोनों का। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है पिच पॉइंट तक वहां से लाइन डाले ड्रॉ करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो निकल जाएगा वेलोसिटी। उसी तरह से V1 और V2 दोनों का निकाल दिए, ठीक है, V1 वेलोसिटी निकाल दिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट O2 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे आपका नॉर्मल पे, जिसको कि हम N बोल रहे हैं। उसी तरह से सिमिलरली पॉइंट O1 से नीचे में जो है पॉइंट O1 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे आपका कॉमन नॉर्मल पे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे M। अब ये जो एंगल क्रिएट होगा नॉर्मल के साथ, आप जो परपेंडिकुलर हम लोग डाले कॉमन नॉर्मल पे, उस पे जो एंगल अगर अल्फा क्रिएट होगा, ठीक है, तो इस लाइन से, जो लाइन हमको सेंटर से मीट कर रहा था पिच पॉइंट पे, ठीक है, तो वो वेलोसिटी V1 के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, वेलोसिटी V1 के साथ उतना ही एंगल बनाएगा इस कॉमन नॉर्मल से। ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो गियर ए का सॉरी टीथ ए का जो वेलोसिटी होगा वो आपको कॉमन नॉर्मल से भी सेम एंगल बनाएगा अल्फा। सिमिलरली इधर से भी पॉइंट O2 से भी, ठीक है, पॉइंट O2 से एक परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल पे डालें तो पॉइंट O2 से पिच पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जितना एंगल बनाता है, कितना बीटा एंगल अगर बनाता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी
ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी जिसको कि v2 से डिनोट कर रहे हैं, वो भी आपको बीटा एंगल बनाएगा, किसके साथ? कॉमन नॉर्मल के साथ। इतना तक क्लियर है? कॉमन नॉर्मल के साथ। अब ये v1 और v2 से टच कराते हुए एक परपेंडिकुलर अगेन डालेंगे हम कॉमन नॉर्मल पे, यहाँ पे कॉमन नॉर्मल पे। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट ये तो k है, पिच पॉइंट को k नाम दिए हैं, इसको l और इसको q अगर नाम देते हैं, तो q l k एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको हो जाएगा। अगर ये हम यहाँ से v2 जिस पॉइंट तक v2 गया, ठीक है, उससे एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं अगेन किस पे? कॉमन नॉर्मल पे। या कॉमन कॉमन नॉर्मल पे एक पर ऐसा परपेंडिकुलर लेते हैं जो v1 और v2 से क्रॉस कर रहा है, और उसका अगर हम नामकरण करते हैं, सपोज दैट इसका हम q नाम दे रहे हैं, और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टच कर रहा है उसको l नाम दे रहे हैं, और ये पिच पॉइंट को k है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के लिए होगा, इस v1 के लिए भी और इस v2 के लिए भी, ठीक है। इतना तक समझ गए आप? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना जो, और समझाएं एक बार फिर से, ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार आपको और फिर बता दें, ठीक है। दो मेसिंग टीथ लिए, वेलोसिटी रेशियो हम लॉ ऑफ गियरिंग हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग लॉ ऑफ गियरिंग में जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा था कि पिच पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। या फिर पिच पॉइंट पे वेलोसिटी रेशियो जो टीथ ए का और वेलोसिटी रेशियो ए और बी का, या गियर 1 और 2 का, दोनों का कांस्टेंट होगा पिच पॉइंट पे हमेशा। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो दो मेसिंग टीथ लिए, एक गियर 1 का और एक गियर 2 का, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, ठीक है, गियर ए और बी का जो मेसिंग टीथ लिए। उसके बाद क्या किए, याद कीजिए, उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद क्या किए थे? टैजेंट निकाले थे, जहां पे ए और बी मेस कर रहा है, जिस पॉइंट पे ए और बी मेस कर रहा है उसका वो पिच पॉइंट होगा ऑब्वियसली, और उस पिच पॉइंट पे हम लोग टैजेंट निकाले, ठीक है। टैजेंट पे हम लोग क्या, एक कॉमन नॉर्मल क्रिएट किए। टैजेंट पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे पिच पॉइंट पे ही, तो उसको हम लोग नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल दोनों टैजेंट पे होगा, इसलिए इसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं दोनों टीथ के लिए, ठीक है। फिर क्या किए, टीथ ए का और टीथ वी का वेलोसिटी निकाले। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो जिस सेंटर के थ्रू टीथ ए रोटेट कर रहा है वहां से पिच पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो v1 निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ टीथ ए। सिमिलरली जिस पॉइंट के थ्रू, जिस एक्सिस के थ्रू गियर 2 रोटेट कर रहा है या टीथ बी रोटेट कर रहा है, उससे पिच पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां से अगेन परपेंडिकुलर उस लाइन पे डालेंगे, इस पे ये ओके पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो आपका बन जाएगा, वो आपका क्या है, वेलोसिटी निकलेगा, किसका? वेलोसिटी निकलेगा बी बी टीथ बी का, ठीक है। इतना तक समझ गए? आप क्या किए, अब अगेन गियर ए पे जाते हैं, और ए पे जाते हैं तो जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर डाले, किस पे? कॉमन नॉर्मल पे। कुछ एंगल बनाया इसके साथ कुछ एंगल बनाया अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका जो टैजेंट के साथ जो वेलोसिटी लग रहा है, टैजेंट के साथ जितना एंगल होगा वेलोसिटी का वो उसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इस पे भी गियर बी पे, हम गियर टीथ बी पे गए, तो टीथ बी जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाले कॉमन नॉर्मल पे। अब ये कॉमन नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर डाले वो कितना एंगल बना रहा है, किससे? आपका जो ओ टू पॉइंट है मीट कर रहा है कैसे, सपोज दैट बीटा एंगल बना रहा है, तो ये बीटा एंगल ये कॉमन नॉर्मल से भी बनाएगा वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, टीथ का लीनियर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में। तो इतना तक क्लियर है। इसके बाद क्या किए हम लोग, इसके बाद किए कि एक कॉमन नॉर्मल पे एक और ट्रायंजेंट इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए, इस तरह से एक्सटेंड किए एक नॉर्मल,
किस पे, कॉमन नॉर्मल पे। अगेन एक हम लोग परपेंडिकुलर इस तरह से डालें कि वो जो टीथ ए का वेलोसिटी कंपोनेंट है और टीथ बी का वेलोसिटी कंपोनेंट V2 है, उसको टच करते हुए वो क्रॉस करे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर इस पे डाले थे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको नामकरण फिर से करते हैं, इसको एल नाम दिए थे, इसको क्यू नाम दिए थे, और ये तो के है, और इसको मान लिया हम जे नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो जाएगा, के एल जे भी परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और के एल और क्यू भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें, तो इस v का कंपोनेंट, वेलोसिटी का v1 का कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग कितना हो जाएगा, नॉर्मल के अलोंग v1 cos थीटा हो जाएगा, v1 cos अल्फा हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो v1 cos अल्फा हो जाएगा उसके अलोंग v1 cos अल्फा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आएगा वैल्यू, k से l तक का वैल्यू आ जाएगा वो इक्वल टू के एल हो जाएगा। अगेन अगर हम V2 का कंपोनेंट निकाले किस डायरेक्शन में, कॉमन टाइजेंट के लॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, वो भी उतना ही आ जाएगा। देखिए इस डायरेक्शन यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपको लिखते हैं V2 का कंपोनेंट, V2 का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कि इसके अलोंग आ जाएगा V2 cos बीटा, और वो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो भी इक्वल टू के और एल आ जाएगा, वो भी इक्वल टू के और एल आ जाएगा। तो यहां से आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेलोसिटी सेम है, V2 cos बीटा इक्वल टू V1 cos अल्फा। ये आपका एक तरह से प्रूफ हो गया गियर लॉ का। ठीक है, कि वेलोसिटी दोनों का पिच पॉइंट पे सेम होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी जब गियर इन मेश रहेगा तो दोनों मेशिंग टिप का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों सेम होगा। अब वेलोसिटी रेशियो दोनों का देखिए, टिप ए और बी का कांस्टेंट कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर V1 cos अल्फा, इसी से V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा कैसे निकला है तो हम देख लिए। ठीक है, अब यही V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो V1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, V1 का वैल्यू आ जाएगा आपका ओमेगा 1 O1 के, कैसे, जब हम लोग वेलोसिटी रेशियो पढ़ रहे थे वहां से। ठीक है, ये अगर ओमेगा 1 है, ठीक है, ये अगर ओमेगा 1 है तो V1 कितना हो जाएगा, V1 ये जो सर्किल बनेगा इसके थ्रू ये जो एक सर्किल बनेगा, ठीक है, उसका रेडियस उसका रेडियस और ओमेगा से गुना होगा। V इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े हैं फिजिक्स में, एंगुलर वेलोसिटी को जब लीनियर वेलोसिटी में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, होता है ना, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ हम लीनियर को एंगुलर में बदल रहे हैं। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में बदल रहे हैं अगेन। तो V1 इक्वल टू R1 ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 तो ओमेगा 1 है, और R1 इक्वल टू O1 के ये वाला वैल्यू। सिमिलरली V2 को भी बदलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा V2 R2, तो V2 सो ओमेगा 2 R2, यहाँ पे तो ओमेगा 2 ऑलरेडी एंगुलर लिए हैं, और रेडियस इसका क्या हो जाएगा, R2 की जगह O2 के cos बीटा, बाकी जो cos अल्फा जैसे था cos बीटा वैसे था, जो करके हम लिख दिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल OM के में देखेंगे, राइट एंगल OM के में देखेंगे O1M इक्वल टू O1 के होता है कि नहीं, देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल O1 के कहाँ पे आ रहा है इस डायग्राम के अनुसार, O1M के ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका O1 बाई M1, तो cos अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली O2N के में, तो O2N के में cos बीटा का वैल्यू, ये जो cos अल्फा और cos बीटा जो बचा उसका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो cos अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं इस ट्रायंगल से, क्योंकि अल्फा आपको यहाँ पे है दिख रहा है, तो यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा।
तो वो आया O1 M डिवाइडेड बाई K। सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ये वाला पता लग जाएगा। उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल O2 N K कंसीडर कीजिए, तो यहाँ से cos बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो वो वैल्यू हम पुट कर दिए, ये हमारा आ गया ओमेगा 1 बाई, यहाँ इस इक्वेशन में पुट किए, ठीक है। तो फाइनली हमको ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू आया, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू इतना आ गया, O2N डिवाइडेड बाई O1। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद O2N और O1M इक्वल टू O2P O1P कहाँ पे है, देखो ड्राइंग में। कंसीडर ट्रायंगल O1P and O2P in which pitch point P lie on the intersection common normal and line joining the center of gears, ठीक है। तो O2N डिवाइडेड बाई O1M, O2N डिवाइडेड बाई O1M, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल देखो, ये एक लाइन पे है, ठीक है, ये लाइन पे है, यहाँ से ये भी एक नॉर्मल है इसी पे, यहाँ से एक ये भी लाइन है इसी पे, ठीक है। जितना डिस्टेंस इसका होगा ऑलमोस्ट उतना डिस्टेंस इसका ही होगा। तो इसमें एक एंगल इक्वल, इसमें एक एंगल इक्वल, इसमें एक साइड इक्वल, इसमें एक साइड इक्वल, इसमें एक साइड इक्वल, क्लियर है। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। अब ट्रायंगल जब सिमिलर आपका होता है तो देखे हैं साइड का रेशियो भी सिमिलर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल जब आपका मैथमेटिक्स में ट्रायंगल जब आपका सिमिलर आता है तो साइड का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर होता है ना। हाँ, तो उसी से देखिए O2N बाई O1M इक्वल टू हो जाता है O2P बाई O1P, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से इसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए दोनों का वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट आ गया, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू O2N बाई O1M इक्वल टू O2P डिवाइडेड बाई O1M। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ गियरिंग क्या है और उसको हम लोग थियोरेटिकली प्रूफ कैसे करते हैं, ये हम लोग आज इस लेक्चर में सीखे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गियर मिस करता है तो और क्या क्या होता है मिसिंग गियर। देखिए गियर जब मिस करता है, लॉ ऑफ गियरिंग को अगर कंटिन्यू करते हैं तो गियर जब मिस करेगा ना तो ये पॉइंट सिमिलरली इधर इस ओर बढ़ेगा, ये जो रेड पॉइंट आपका दे रहा है ये तो अगर आपका लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ये जो मिसिंग पॉइंट है ये रेड से इसी जो कॉमन नॉर्मल है इसी के अलोंग वेलोसिटी जाता है। अगर इसमें दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा तो ये रेड और ब्लैक एक लाइन पे नहीं होके अलग अलग लाइन पे हो जाएगा, जो कि आपको गियर में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, गियर मिस को प्रॉपरली होने नहीं देगा। इसलिए लॉ ऑफ गियरिंग क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये नहीं लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाइड नहीं करता है ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट टीथ आपका मैच करेगा इस पॉइंट से मैच करेगा, नेक्स्ट टीथ जब आएगा ये वाला बढ़ेगा, यहाँ से वेलोसिटी जो बढ़ रहा है यहाँ पे आएगा, ये वाला टीथ भी आगे आपका बढ़ जाएगा, ये वाला टीथ भी आगे बढ़ जाएगा। तो अगेन ये जो मैच करेगा तो ब्लू पॉइंट ये रेड पॉइंट पे आ जाएगा और ये वाला टीथ और इसके बाद वाला टीथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी रेशियो सेटिस्फाइड नहीं करता है ना तो ये पॉइंट भी डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो वो क्या हो जाएगा, जब पिच पे जब मिलेगा दोनों का मेसिंग पॉइंट, ये इसके नेक्स्ट ये वाला जो टीथ अभी जो मिस कर रहा है इसके बाद जब रोटेट करेगा तो नेक्स्ट टीथ मैच करेगा इस पे। तो उस केस में जब ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो जब कांस्टेंट नहीं होगा या फिर कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी आपका सेम नहीं होगा तो दोनों एक पॉइंट पे आएगा ही नहीं, ठीक है, एक पॉइंट पे आएगा ही नहीं। अब एक पॉइंट पे मैच नहीं करेगा मतलब क्या है, वो पिच पॉइंट पे गियर आपका मैच नहीं कर रहा है, पिच पॉइंट से या तो आगे मैच कर रहा है या नीचे मैच कर रहा है, सॉरी मिस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में बैकलेस और इंटरफेरेंस वगैरह वाला सारा चीज हम लोग पा जाता है और गियर पे जो पावर ट्रांसमिशन है जो हम लोग जो स्मूथ पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं, और गियर का एडवांटेज क्या हम लोग देखे थे कि इसमें लॉसेस नहीं होता है, इसमें स्लिप नहीं होता है, ये सब चीज
वहां पे इसका जो जितना एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में बदल जाता है। इसमें जो हम लोग बोले थे कि एकदम एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो हमको मिलता है, वो नहीं मिल पाता है जब तक कि दोनों टीथ का वेलोसिटी रेशियो सेम नहीं हो पाएगा। और एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, जो गियर ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग बताता है आपको कि कॉमन नॉर्मल के एलॉन्ग जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा गियर ए और पिनियन का, गियर और पिनियन का वो सेम होना चाहिए, वो नहीं होगा तो वो बढ़ जाता है। दूसरा चीज, प्रेशर एंगल यहाँ पे दिख रहा है। प्रेशर एंगल का भी फंडा आता है जब आप लोग और हायर लेवल का पढ़िएगा। तो प्रेशर एंगल जब बढ़ेगा ना, तो प्रेशर एंगल जब बढ़ जाएगा तो ये गियर पे लोड ज्यादा पड़ेगा, पावर ट्रांसमिशन के लिए लोड इस पे ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो गियर के टूटने का और इसका जो साइड होता है, इसके साइड को डिस्टॉर्ट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जब लॉ ऑफ गियरिंग का जो फंडा आता है तो ये सबको मिनिमाइज कर देता है, और जैसे ही लॉ ऑफ गियरिंग में कोई दिक्कत होता है तो वो इस सबको मैक्सिमाइज कर देता है और इंटरफेरेंस बैकलैश हमारा क्रिएट हो जाता है। और फाइनली लॉन्ग टर्म क्या, अगर जैसे ही गियर लॉ ऑफ गियरिंग जैसे ही सेटिस्फाइड नहीं करता है कोई गियर, तो कुछ ना कुछ ब्रेकेज में इंटरफेरेंस आवाज वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ध्यान करना, जब गियर डिजाइन करते हैं तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि जो टीथ जो मिस कर रहा है वो आपको क्या करे, वो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग याद रखने वाला दो चीज है, लॉ ऑफ गियरिंग का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। कभी कभार पूछा है, तो मोस्टली प्रॉब्लम ही पूछता है आप लोग को एग्जाम में। कभी कभार पूछ देता है लॉन्ग में कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, तो लॉन्ग में अगर पूछ दिया तो आप लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ दे दीजिएगा, नोट्स में भी भेजे हैं प्रूफ, बहुत आसान है नोट्स में, जैसे इसमें था। नोट्स में और भी आसान तरीके से है, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और गियर ड्राइव में और कुछ बचा हुआ रहेगा तो वो लेके आएंगे, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो देखेंगे, ठीक है।